विकास के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि कांग्रेस विकास विरोधी मानसिकता के साथ काम कर रही है। भोपाल में ग्रामीण पंचायत विभाग की सड़कों के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में शिलान्यास और भूमि पूजन के काम हो रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। शिकायत करना और आरोप लगाना कांग्रेस का विकास विरोधी कदम हो गया है। कांग्रेस ने विकास का काम नहीं किया और अब बीजेपी सरकार में विकास हो रहा है तो कांग्रेस को मिर्ची लग रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर कौन झूठ बोल रहा है ये जनता बेहतर तरीके से समझ रही है। कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की घटनाओं का बीजेपी समर्थन नहीं करती है और यदि कोई इस तरह की घटना को अंजाम देगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बनाई गई 4120 किलोमीटर लंबी 12,960 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए लोकार्पण किया। ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत बनाई गई ये सड़कें 1359 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई हैं। वहीं विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए विकास कार्यों को भूमि पूजन और लोकार्पण करने का काम कर रहे हैं और इन्हीं आरोपों का जवाब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के बाद किया। उपचुनाव की तारीख पास आते ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तकरार तेज होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के अपने चुनावी कैंपेन में बार बार ये कहने कि उनकी आखिर क्या गलती थी वाले बयान पर बीजेपी ने अब पलटवार किया है। बीजेपी ने तय किया है कि वो जनता के बीच जाकर अब कमलनाथ सरकार की 15 महीने के कार्यकाल की गलतियों को गिनाएगी। इसी कड़ी में बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमियां गिना रही है और बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ सरकार की 15 महीने के दौरान संबल योजना बंद करने की गलती की गई, किसानों को सम्मान राशि न देने की गलती की गई, जबकि जो बोनस दिया जाना था फसलों का उसको न देने की गलती भी कमलनाथ सरकार के दौरान की गई है। इस तरह की और गलतियां भी अब बीजेपी जनता के बीच जाकर बताएगी। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने कई चुनावी कैंपेन में जनता के बीच ये बयान दिया था कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी कि 15 महीने की उनकी सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार दिनों दिन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा सीट के 2 मंडल के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रदेश की 28 सीटों में सबसे हॉट मानी जाने वाली सीट सांवेर में कमल खिलाने के लिए भाजपा पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन भाजपा के कई कार्यकर्ता बदले सियासी समीकरण में तुलसी सिलावट के लिए एकजुट नहीं हो रहे हैं। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपाइयों को एकजुट करने गुरुवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। शिवराज ने कहा कि भाजपा हमारी मां है और इसके दूध की लाज रखना है। इस मौके पर पंडितों ने मंत्रों के साथ बूथ लेवल कार्यकर्ता पन्ना प्रभारियों को सुपारी हाथ में देकर जीत का संकल्प दिलाया। शिवराज ने कहा कि कमलनाथ के जमाने में फसल खराब हुई तो उन्होंने राहत राशि नहीं दी। हमने 6 महीने की सरकार में अब तक मोटा 21,640 करोड़ रुपए किसानों के लिए दिए हैं। सांवेर में ही अकेले 2200 करोड़ रुपए नर्मदा योजना के लिए दिए हैं। वे कहते थे कि पैसे ही नहीं है, मामा ले गया। मैं पूछता हूं क्या औरंगजेब का खजाना था तो मामा लूट कर ले गया? हाँ, दिक्कत है लेकिन हमने रास्ता निकाला है। शिवराज सिंह ने कमलनाथ के 15 महीने और अपने चौथे कार्यकाल के 6 महीने के दौरान किसानों को दिए पैसों का पूरा हिसाब जुड़वाया और अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इंदौर जिले की सांवेर सीट पर दिनों दिन मुकाबला रोचक होता जा रहा है। यहाँ से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ग्वालियर आए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि वो ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए कमलनाथ के दरवाजे पर 1000 बार गए, लेकिन कमलनाथ ने इस दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के 4 दिवसीय दौरे पर आज ग्वालियर पहुंचे। 12 अक्टूबर तक सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल की 16 विधानसभा क्षेत्रों के बूथ और मंडल सम्मेलनों में शिरकत करेंगे। उपचुनाव की तैयारी को लेकर सिंधिया ने कहा कि बीजेपी एक लक्ष्य को लेकर जमीन पर उतरी है। ये उपचुनाव नहीं, प्रादेशिक चुनाव है। सिंधिया ने कहा कि मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी और शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं।
उन्हें पूरा भरोसा है कि उपचुनाव में बीजेपी एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। साथ ही सिंधिया ने कमलनाथ के ग्वालियर विकास को लेकर दिए बयान पर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ का ग्वालियर के लोगों ने 15 महीने में एक बार भी चेहरा नहीं देखा। अगर कमलनाथ ये कहते कि उन्होंने मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी थी तो मैं 1000 बार कमलनाथ के पास दस्तक देने गया, योजनाएं लेकर गया, लेकिन कमलनाथ ने इस दिशा में एक कदम भी नहीं उठाया। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल ही नहीं पूरे एमपी के साथ गद्दारी की है। कमलनाथ सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता करते रहे। सिंधिया ने कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि प्रजातंत्र में किसी के काफिले पर हमला करना निंदाजनक है। राजनीति और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात, अपना पक्ष रखने की आज़ादी होती है। राजनीति का एक स्तर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है उससे लगता है कि कांग्रेस ने स्तर उसका गिरा दिया है और अब कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टार प्रचारक है। यही वजह है कि सिंधिया सीधे कमलनाथ पर निशाना साध रहे हैं और बीजेपी भी मानकर चल रही है कि सिंधिया का जितना उपयोग इन चुनाव में होगा उतनी ही कामयाबी उसके खाते में आएगी। यूपी की हाथरस की घटना क्या मध्य प्रदेश के उपचुनाव पर असर डालेगी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की नज़र उन 11 सीटों पर है जहां से सबसे ज़्यादा दलित वोट बैंक आता है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों की नज़र उपचुनाव की उन सीटों पर है जो कि दलित और आदिवासी क्षेत्र से आती है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी के लाल सिंह आर को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी जाति के आधार पर राजनीति नहीं करती है। सबका साथ सबका विकास पार्टी का नारा है और इसी नारे के तहत पार्टी जनता के बीच में जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हाथरस की घटना के बाद कांग्रेस उपचुनाव के दौरान भी हिंसक घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकार दलित विरोधी सरकार है। दलितों पर होने वाली घटनाओं को लेकर सरकार चुप रहती है। हिंसा हम नहीं बल्कि बीजेपी करती है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि हमारी पार्टी पहले भी दलितों के साथ खड़ी थी और आज भी दलितों के साथ खड़ी है। जनता इन्हें जरूर सबक सिखाएगी। उपचुनाव की 28 सीटों में से 2 सीटें एसटी की हैं जबकि 9 एससी की सीटें हैं। इन सीटों पर पिछले चुनाव में सभी पर कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि इन सभी 11 सीटों पर उसका कब्जा हो सके। इस पूरे मामले में कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का कहना है कि यह उनका परिवार है और रूठे हुए को वह जल्द ही मना लेंगी, लेकिन देखना यह होगा कि कांग्रेस अब अंदरूनी कलह से निपट कैसे पाएगी। कांग्रेस से टिकट का दावा करने वाले नेता आनंद सिंह ने पार्टी नेताओं पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पार्टी के स्थानीय नेताओं की उपेक्षा की है। उन्होंने एक बार फिर बाहरी प्रत्याशी को बड़ा मेला क्षेत्र की जनता पर थोप दिया है, जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में उठाना पड़ेगा। उन्होंने जिले के नेताओं को धमकी भरे अंदाज में कहा कि इनके इशारे पर ही बाहरी प्रत्याशी रामसिया भारती को टिकट दे दिया गया है। उन्होंने ऐसे नेताओं को इस बार चुनाव में सबक सिखाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस के नेता अपने प्रत्याशी के खिलाफ बगावत के सुर पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने योग्य कार्यकर्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। जो विरोध कर रहे हैं वह सब शांत होकर पार्टी का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि सभी उनके परिवार के लोग हैं और उन्हें जल्द मना लेंगे। वहीं पूरे मामले में कांग्रेस की प्रत्याशी रामसिया भारती का कहना है कि वह रूठों को जल्द मना लेंगी। वह उनके ही परिवार के लोग हैं और वह जल्द से जल्द मान जाएंगे। वहीं लेकिन देखना यह होगा कि आपसी अंदरूनी कलह से कांग्रेस को कहीं इसका खामियाजा न उठाना पड़े। स्मार्ट सिटी के तहत उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पास स्मार्ट पार्किंग बनाने की योजना को लेकर आज नगर निगम की टीम जो है अतिक्रमण को हटाने पहुंची और उसके बाद 6 मकानों पर जो है अतिक्रमण की गाज गिरी है और उसके बाद 6 मकानों पर जो अतिक्रमण किया गया था उन सभी अतिक्रमणों को आज नगर निगम की टीम ने गिरा दिया। हालांकि इस अतिक्रमण को गिराने पहुंची टीम को विरोध का सामना भी करना पड़ा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के आसपास 100 करोड़ से अधिक का काम प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटी के तहत इसमें अंडर टनल, स्मार्ट रोड, नई धर्मशाला, नई भोजनशाला सहित स्मार्ट पार्किंग भी शामिल की गई है। आज स्मार्ट पार्किंग में रोड़ा बन रहे 6 अवैध मकानों को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया। अब जल्द ही यहां पर स्मार्ट पार्किंग बनना शुरू हो जाएगी। 100 करोड़ से अधिक से बनने वाले जो है काम यहां पर शुरू हो चुके हैं और इसमें स्मार्ट पार्किंग भी शामिल है। स्मार्ट पार्किंग के बनने के बाद यहां पर दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को एक नई सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। राजधानी भोपाल में एक सप्ताह में 1 दर्जन बच्चों के लापता होने के बाद सनसनी फैल गई है। ये सारे बच्चे भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से लापता हुए हैं।
अगर बात करें तो राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 1 दर्जन बच्चे लापता हो चुके हैं और ये 1 सप्ताह की पूरी घटना है जिसमें नाबालिग बच्चे अपने थाना क्षेत्रों से लापता हुए हैं, जिसके बाद उनके परिजनों ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। निशातपुरा थाना क्षेत्र से 2 सगे भाई देर रात लापता हो गए हैं। इसके अलावा टीटी नगर, श्यामला हिल्स, कमला नगर, मिसरोद और हनुमानगंज थाना क्षेत्र से कई बच्चे लापता हो चुके हैं। लगातार पुलिस इन बच्चों की सर्चिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से इन्हें तलाश किया जा रहा है, मगर इन बच्चों के इस तरह से गायब होने के पीछे पुलिस भी कुछ ठोस तर्क नहीं दे पा रही है। राजधानी भोपाल से 1 दर्जन बच्चों के लापता होने के बाद पुलिस अब सर्चिंग में जुट चुकी है, मगर इन बच्चों के लापता होने के पीछे पुलिस के पास कोई ठोस वजह नहीं है। पुलिस का कहना है कि बच्चे किसी संदिग्ध लोगों के हाथों में नहीं हैं, हालांकि जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है कि ये बच्चे कब तक सही कुशल वापस आ पाते हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेसी नेता वहां जाएंगे और कमान संभालेंगे। यह महती जवाबदारी 11 कांग्रेस के बड़े नेताओं को सौंपी गई है, जिसमें 4 मंत्री हैं, 3 विधायक हैं, संसदीय सचिव हैं। कुल मिलाकर 11 बड़े नेता हैं जिनको वहां पर जाना है, प्रचार प्रसार करना है, साथ ही साथ पूरा कमान संभालना है। इसमें कृषि मंत्री और संसदीय मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और के साथ साथ 11 नेता हैं जो जाएंगे और वहां उपचुनाव जो होगा उस पर अपनी जो कमान संभालेंगे और कांग्रेस के पक्ष में जो है वोट मांगेंगे। नक्सल ऑपरेशन को लेकर राज्यपाल ने जब गृह मंत्री को पत्र लिखा, उसके बाद हलचल अब तेज हुई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब जल्द ही ऑपरेशन नक्सलियों के खिलाफ चलाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको देखते हुए डीजी नक्सल ऑपरेशन ने इसकी जानकारी दी है कि वो इंटर स्टेट के जो राज्य हैं वहां पर उन राज्यों के पुलिस अधिकारी और नक्सल इलाके के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जिस तरह से क्योंकि बारिश का मौसम अब खत्म होने वाला है और बारिश के मौसम जैसे ही खत्म होगा उसके बाद नक्सल ऑपरेशन की तैयारियां तेज कर दी जाएंगी और नक्सलियों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पुलिस ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। इसीलिए लगातार डीजी नक्सल ऑपरेशन लगातार बस्तर, तेलंगाना और जो महाराष्ट्र के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां के अधिकारियों के साथ बैठक करनी शुरू कर दी है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से राज्यपाल ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा था कि नक्सल प्रभावित इलाकों में वहां पर आम आदमियों को नक्सली अपनी बंदूक का निशाना बना रहे हैं, उसके बाद अब जो पूरे मामले को लेकर नक्सल ऑपरेशन तेज करने की तैयारी पुलिस अधिकारियों ने कर ली है। डीजीपी से लेकर डीजी नक्सल के समेत कई अधिकारी अब सीधी तौर पर रणनीति बना रहे हैं नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। जिले में कोरोना से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन एक मौत का आंकड़ा सामने आ रहे हैं। रविवार को 2 मौत हुई है, वही 5 अक्टूबर को 1 मौत होने से जिले में अब 22 की मौत हो चुकी है। वही आप कोरोना संक्रमण जेल तक पहुंचकर कैदियों को भी संक्रमित कर दिया है। सोमवार को जिले में कोरोना के 93 नए मामले सामने आए हैं। एक कोरोना पॉजिटिव सरकारी कर्मचारी की पखानजोर में मौत हो गई है। एक बार फिर जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस शहर में 24 मरीज पाए गए हैं। इसमें 10 जिला जेल के विचाराधीन कैदी है। जिले व शहर में अब मरीजों का आंकड़ा फिर से बढ़ने लगा है, जिससे चिंता भी बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव पाए गए सभी कैदियों को जिला जेल के अंदर बने अलग से बैरक में रखा गया है, जहां इनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक साथ जेल के अंदर इतने कैदियों के पॉजिटिव मिलने से वह हड़कंप मच गया है। जिला जेल के अंदर पहली बार 2 अक्टूबर को एक विचाराधीन कैदी पॉजिटिव पाया गया था। कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने व कोरोना लक्षण दिखने के कारण उसे कांकेर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही अन्य कैदियों की जांच की गई है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को आई है। इन कैदियों के लक्षण नहीं दिखने के कारण इन्हें जेल में ही रखा गया है। जेलर खोमेश मंडावी ने बताया, नए आने वाले विचाराधीन कैदियों को सीधे बैरक में नहीं रखा जाता है। जेल में बने एक बैरक में 14 दिन, फिर नेगेटिव रिपोर्ट आने पर दूसरे बैरक में 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है। इसके बाद ही जेल की बैरक में रखते हैं। पॉजिटिव पाए गए सभी विचाराधीन कैदियों को जेल में बने अलग बैरक पर रखकर इलाज किया जा रहा है, ताकि कोई भी कैदी संक्रमित हो न सके।
और चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से आपको दिखाते हैं। ऋचा जोगी की जाति मामले पर अब उनकी सास बचाव में सामने आ गई हैं। विधायक रेणु जोगी का कहना है कि ऋचा जोगी की जाति के मामले को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात करेंगी और ऋचा जोगी की जाति को लेकर पूरी जानकारी देंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि मरवाही उपचुनाव के समय ऋचा जोगी का जाति का मामला उठाया जा रहा है, जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। मरवाही उपचुनाव से पहले जिस तरह से जो अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी की जाति को लेकर बवाल खड़ा हो गया है और जिस तरह से लगातार उस मामले को लेकर राज्यपाल से लेकर हर जगह शिकायत की जा रही है, हमारे साथ बात करने के लिए रेणु जोगी जी हैं जो ऋचा जोगी की सासू माँ हैं। आप विधायक भी हैं और जिस तरह से सासू माँ भी हैं रेणु जोगी, आप ऋचा जोगी की, जो ये मामला जो आ रहा है जाति को लेकर ऋचा की, तो ये इसको किस तरह से आप देखती हैं? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है या किस तरह का है? देखिए, ये मैं समझती हूँ जाति का जो प्रकरण अभी अचानक बहुत चर्चित हो गया है, ये एक सामान्य प्रक्रिया के तहत उसके पास उसके परिवार गौड़ जनजाति का था। पिछले 5 दशक से उनके परिवार के लोग, उसके चाचा, उसके भाई अभी भी वर्तमान में पंडरिया में डेंटिस्ट हैं और भी अन्य परिवार के सदस्य, जिसके सारे प्रमाण यहीं अब बिलासपुर का मुंगेली जिला भी हो गया है क्योंकि जरहा गांव मूल उनका घर था। तो बिलासपुर, पेंड्रा और गौरेला में जोगी जी के मतलब पेंड्रा जो जिला है वहाँ उनके भी सब दस्तावेज और लोग वहीं रहते हैं, कोई बाहर नहीं गया है। जुलाई माह में शायद बनवाया है एसडीएम के द्वारा। और ये मतलब इसमें कोई इतनी तूल लेने वाली बात नहीं लगती है। आप कुछ राज्य सरकार से भी कुछ मांग करेंगे क्या? अब राज्य सरकार का तो नियत और उनकी मंशा बहुत साफ नहीं लग रही है, जैसा मैं पेपरों में, टीवी में और आप लोगों के माध्यम से सुन रही हूँ। इसलिए राज्यपाल पद में तो राज्य सरकार से बड़ा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले उनको ही अपनी बात दर्ज कराऊंगी। जी। तो ये थी रेणु जोगी जो बता रही थी किस तरह से जो है वो राज्यपाल से मिलेंगी और जो ऋचा जोगी की जाति को लेकर जो मामला उठाया जा रहा है उसमें राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी बातों को रखेंगी। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ सुरेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़, रायपुर। मरवाही उपचुनाव से पहले जोगी की जाति पर बवाल मचा हुआ है। अमित और ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए आदिवासी विकास परिषद ने राज्यपाल से कार्रवाई की मांग की है। इस मामले को लेकर आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष संत कुमार नेताम के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा और राज्यपाल से इसकी शिकायत की। छत्तीसगढ़ में अमित जोगी और ऋचा जोगी की जाति का मामला गर्माता जा रहा है और अब इस मसले को लेकर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद भी सामने आ गया है और ऋचा जोगी और अमित जोगी की जाति की जांच की मांग यहां पर की जा रही है। और आप देखिए कि जो परिषद है उनके तमाम नेता यहां पर दिखाई देंगे आपको। संत कुमार नेताम जी यहां पर हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरह की मांग को लेकर के आए हैं आप। ये राजभवन के सामने आप दिखाई देंगे। हमने जो छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री है अजीत जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र पिछले 20 सालों से लंबित रहा है और हाई पावर कमेटी ने उसके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर चुका है। अभी उनके जो बेटे हैं अमित जोगी, वो भी आदिवासी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना लिया है और उनके जो बहू है श्रीमती ऋचा जोगी भी आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बना लिया है। तो ये जो जोगी परिवार है आदिवासी क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित सीट है वहां से चुनाव लड़ते रहते हैं और चूंकि उनका परिवार आदिवासी नहीं है, इन लोगों ने कानून से अपने आप को ऊपर समझते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इनके खिलाफ गिरफ्तारी करने के लिए हमने राजभवन से राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए हमने राज्यपाल से मुलाकात करके क्या मांग रख रहे हैं, किस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए? हम जांच की बात कर ही रहे हैं, साथ में तत्काल इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि जैसे अभी मरवाही चुनाव होगा, इन लोग चुनाव लड़ने के में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को खिलाफ में तत्काल कानूनी कार्रवाई होना चाहिए ताकि जो इन लोगों ने 20 साल से अपने आप को आदिवासी मानकर कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए, असली आदिवासियों को मौका मिलना चाहिए। ऐसा हम इससे पहले अजीत जोगी की जाति को लेकर के भी आप लगातार मामले उठाते रहे हैं। हाँ। और अब अमित जोगी और ऋचा जोगी हैं, तो क्या कहेंगे? हाँ, इसलिए हम चाहते हैं कि अमित जोगी और ऋचा जोगी के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए
हम चाहते हैं कि तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल, मरवाही चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव से ठीक पहले जाति का मामला प्रदेश में गर्म है और फिलहाल जिस तरह से पहले कांग्रेस की तरफ से शिकायत की गई और अब सर्व आदिवासी समाज की तरफ से यहां पर की जा रही है, अखिल भारतीय आदिवासी समाज आज यहां पर पहुंचा और लगातार राज्यपाल के पास इसकी शिकायतें जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। और इसी के साथ 15 शहर 15 रिपोर्टर में आज फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।